हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का क्विक रिवीजन वन शॉट के अंदर, वो भी कंप्लीटली NCERT बेस से। इस चैप्टर के पहले वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 2 to 3 क्वेश्चन है नीट के अंदर। मैं आपको कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में भी हम इस चैप्टर को करेंगे रिवीजन के साथ साथ में इसी सिंगल वीडियो के अंदर जो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक और किस ईयर में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ आता है और हम बात करें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो हम बात करेंगे ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में, सर्कुलेटरी पाथवे, डबल सर्कुलेशन, फिर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी यानी हार्ट के बारे में, एंड डिसऑर्डर के बारे में। क्लियर है। अब जो सबसे पहला फर्स्ट पैराग्राफ आता है वो आपको पता है कि सभी चैप्टर के अंदर उसका इंट्रो होता है कि उस चैप्टर के अंदर क्या चीजें हैं और क्या कुछ है और वो किस चैप्टर के साथ लिंक करता हुआ आ रहा है। तो जब तक हमने ये चीजें पढ़ चुके हैं कि ऑल लिविंग सेल, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनको जो है वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल एलिमेंट्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी वगैरह के लिए। अब जब उन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कुछ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कंटिन्यूसली रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर उस टिश्यू को हेल्दी फंक्शन परफॉर्म करते रहना है तो। क्लियर है। अब जो ये हमने ये भी बात की थी, जो आपकी ऑक्सीजन और CO2 वगैरह जो होती है वो एक्सचेंज होती है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ये हमने बात कर चुके थे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में, लास्ट वाला चैप्टर। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले सभी चैप्टर मैं करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप चैप्टर पर वीडियो सेक्शन चेक कर सकते हो, आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी वीडियोस। चलिए आगे बात करते हैं। तो वहां पर हमने ये बात की थी कि ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किसके थ्रू जो आपका एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो ब्लड के थ्रू होता है। तो उसी की बात कर रहा है। इसके अलावा डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो जो भी फूड होता है वो कहाँ पे जाता है, अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ही जाता है एब्जॉर्ब होकर, यानी ब्लड ही है वो सब फूड वगैरह को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये चीज मेन होती है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह और जो वेस्ट मटेरियल वगैरह है वो कंटिन्यूसली एक एफिशिएंट मैकेनिज्म के द्वारा जो उन चीज़ों की मूवमेंट होनी चाहिए, सेल टू सेल या फिर फ्रॉम टू सेल, जहाँ पर भी उनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उन चीज़ों की मूवमेंट होती रहनी चाहिए। क्लियर है। अब जो अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स है, एनिमल किंगडम के अंदर हम पढ़ते हैं कि अलग अलग डिफरेंट फाइलम और वहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो जो डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल है ना, वहाँ पे डिफरेंट मेथड देखने को मिलती है उन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज वगैरह या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल का। अब यहाँ पर कैसा होता है, कैसे होता है, देखिए यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे आपका स्पंज हो गया, सीलियन ट्रेटा हो गया, तो वहाँ पर डायरेक्टली जो वाटर सर्कुलेट कर रहा है ना उनके सराउंडिंग में, उसी के थ्रू जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं पूरे ये सब्सटेंस को। और ये हम एनिमल किंगडम के अंदर भी पढ़ते हैं। बट अगर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर एक स्पेशल बॉडीज होती है इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लड बोलते हैं। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है, जो भी एक हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस के अंदर जो ये सब काम करते हैं। इसके अलावा एक और बॉडी फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ, और लिम्फ भी क्या करता है, कुछ एक सर्टेन सब्सटेंस होता है उनको भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो इसी चैप्टर के अंदर हम ब्लड और लिम्फ पढ़ेंगे। आपको भी पता है यहाँ पर ये दोनों अलग अलग टॉपिक आएंगे। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, उसको बारे में भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं ब्लड के बारे में। अब ब्लड क्या है, अब आपको पता है चैप्टर नंबर 7 में हमने बात की थी कि इस चैप्टर के अंदर हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ब्लड होता है वो एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे, देन हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। अब प्लाज्मा में यहाँ पे लिखा स्ट्रो कलर्ड, स्ट्रो कलर्ड होता है आपका पेल येलो, मतलब येलोइश टाइप का होता है कलर, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। कैसा होता है, स्ट्रो कलर होता है, यानी एक येलोइश कलर का होता है। विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड आप मान लीजिए 100% अगर ब्लड है तो उसमें से क्या होगा, जो 55% होगा वो क्या होगा, आपका प्लाज्मा होगा, और जो 45% होगा वो क्या होंगे, आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका प्लाज्मा है वो कितना होता है, 55% होता है। अब अगर मैं बात करूं कि 100% प्लाज्मा है तो प्लाज्मा में जो आपका 90 to 92% होता है वो तो जनरली क्या होता है, वाटर होता है, और बाकी जो आपका 6 to 8% होता है वो क्या होते हैं, आपके सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर हो गया। यानी यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि जो आपका प्लाज्मा होता है उसमें 90 to 92% जो होता है वो वाटर होता है, और 6 to 8% जो होता है वो प्रोटीन होती है। वैसे तो बहुत सारी प्रोटीन होती है, बट यहाँ पर 3 मेजर प्रोटीन दी हुई है जो प्लाज्मा के अंदर मिलती है। कौन कौन सी, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन यहाँ पर मिलती है। आपको बता दूं कि यहाँ से जो आपका 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, जो ब्लड वाली लाइन थी वहां से। क्लियर है।
अब यहाँ पर ये जो प्रोटीन वगैरह दिए और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इनके फंक्शन वगैरह ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रोटीन का फंक्शन दिया ना कि ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन का जो हमने बात की थी मेजर प्रोटीन होती है प्लाज्मा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि AIPMT 2009 में, 2011 में और नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। तो सबके फंक्शन आराम से अच्छे से देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बारे में। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है वो क्लोटिंग या फिर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर जो होते हैं वो काफ़ी यूजफुल होती है, वहां पर इसकी मदद पड़ती है। ये जहां पर हम कोएगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे वहां पर भी हम दोबारा से पढ़ेंगे कि फाइब्रिनोजन वहां पे कैसे मदद करती है। सेकेंड प्रोटीन आती है आपकी ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। कहां पे इन्वॉल्व होती है? डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, यानी जो हमारी बॉडी होती है वो अलग अलग बीमारियों से लड़ रही होती है, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होती है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। क्लियर है? वो हम आगे पढ़ेंगे। एल्ब्यूग्लोबुलिन प्रोटीन हम जब पढ़ेंगे कौन सा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर, तो वहां पर भी हम इसके बारे में, ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड प्रोटीन आती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सी आती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और ये किस में मदद करती है? ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट होते हैं उस सबको, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प करती है। तीनों के फंक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा और क्या होता है प्लाज्मा के पास? प्लाज्मा के पास होते हैं कुछ एक मिनरल्स, जैसे आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन वगैरह ऐसे भी होते हैं। इसके अलावा फूड होगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स वगैरह, ये सारी चीजें भी जो होती है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है और ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, क्लोटिंग वगैरह और कोगुलेशन वगैरह में मदद करते हैं, बट वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अब इनएक्टिव में क्यों रहते हैं? अगर वो एक्टिव फॉर्म में आ गए तो वहीं पर जो, जहां पर ये ब्लड को कोएगुलेट नहीं करना, क्योंकि वो ब्लड वेन्स के थ्रू वगैरह जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर ये फैक्टर एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो वहां पे ब्लड जो वो कोएगुलेट करने लग जाएगा, क्लोट बनने लग जाएंगे। इसीलिए अब एक लास्ट लाइन लिखिए, प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर। अगर प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है तो उसको बोला जाता है सीरम। नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो मैंने बताया था कि जो आपका ब्लड होता है उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है? आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स को जो वो 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है इरिथ्रोसाइट, जिसको रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। सेकेंड आपका ल्यूकोसाइट, जिसको आपका व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। एंड थर्ड है यहाँ पे प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं। अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? इरिथ्रोसाइट, यानी आपका रेड ब्लड सेल्स के बारे में। ये मोस्ट एविडेंट है ऑल द सेल्स। जो ब्लड के अंदर आपके इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स है, इनमें सबसे ज्यादा मिलने वाला आपका इरिथ्रोसाइट्स है। अगर एक हेल्थी एडल्ट मैन की बात करें तो वहां पर 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी मिल जाती है पर मिलीमीटर क्यूब, यानी 1 मिलीमीटर ऐसा, 1 मिलीमीटर ऐसा, 1 मिलीमीटर ऐसा। ऐसा अगर आप एक बॉक्स बनाओगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर अगर आप ब्लड भरोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर ब्लड आने वाले में केवल 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स आपको मिल जाएंगे। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आपका होता है। क्लियर है? अब जो आरबीसी होता है वो किसके अंदर फॉर्म्ड होता है? वो होता है आपका रेड बोन मेरो के अंदर। यहां से आपको अब याद रखना है 2015 और 2017 में आ चुका है जो अभी बता रहा हूं। तो आरबीसी जो फॉर्म्ड होती है वो रेड बोन मेरो के अंदर होती है एडल्ट्स के अंदर। अब जब ये फॉर्म्ड होती है ना उस टाइम तो ये पूरा एक सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह सब होती है। बट जैसे जैसे आरबीसी मेच्योर होती है वहां पे डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है, यानी यहां पर जो आपकी आरबीसी होगी, एक मेच्योर आरबीसी होगी, उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है ज्यादातर मैमल्स के अंदर, और ये बाइकनकेव शेप की होती है। ठीक है? शेप हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर देखी भी थी। अब यहां पर ये न्यूक्लियस क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखिए एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगी, वो कुछ स्पेस जो है उसको आपका ऑक्यूपाई करेगी। बट अगर वहां पर न्यूक्लियस नहीं होगी तो वहां पर क्या आ जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ जाएंगे और स्पेस थोड़ा एम्प्टी रहेगा। तो हीमोग्लोबिन किसको बाउंड करता है? ऑक्सीजन को। हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाए, इसीलिए वहां पर न्यूक्लियस नहीं होती आरबीसी के अंदर। बाकियों के अंदर होती है क्योंकि ये मेनली ऑक्सीजन कैरी करती है, आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी 20 to 25% कैरी करती है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। लिखा हुआ देखिए दे हैव। अब ये आरबीसी के पास में क्या है? रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और इसीलिए इसका नाम और कलर क्या है? रेड वगैरह है। ओके, अब आप बात करते हैं हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर अगर हम बात करें तो 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। यानी ये 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड निकालोगे उसमें 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेज को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। आरबीसी के एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 120 डेज होती है। उसके बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन में, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। यहां से आपका AIPMT में क्वेश्चन
आ चुका है, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होती है, स्प्लीन होती है, उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या होता है, आपका व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, क्लियर। और अगर ये व्हाइट ब्लड सेल है तो ये कैसा होगा, कलरलेस होता है ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए इसको कोई भी कलर नहीं होता। इसके अलावा ये न्यूक्लिएटेड होती है, आपको बता चुका हूँ यहाँ पे क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, बट इनका नंबर सबसे कम होता है तीनों में से। कितना होता है, केवल 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। वो 5 मिलियन थे, मतलब 50 लाख से 55 लाख, बट ये 6000 से 8000, 6000 to 8000 ही केवल होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर। ल्यूकोसाइट जो होते हैं जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, 13 to 20 डेज जनरली इनकी लाइफ स्पेन होती है, बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर ये कैसे होते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है, यहाँ पर 120 डेज है इसलिए। अब इसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया डब्ल्यूबीसी को, कौन कौन सा, ग्रेन्युलोसाइट और कौन सा, ए ग्रेन्युलोसाइट। कौन कौन से में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट और कौन सा आपका ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर डिवाइड किया गया है। अब यहां पर जो आपका ग्रेन्युलोसाइट है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप में, कौन कौन सा, न्यूट्रोफाइल, इसिनोफाइल और बेसोफिल। ये कौन से हो गए, आपके ग्रेन्युलोसाइट हो गए। अगर हम ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो ये आपके होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। याद रखने का तरीका है एमएलए, जैसे हमारे चाचा विधायक हैं तो यहाँ पर एम से आ गया मोनोसाइट, एल से आ गया लिम्फोसाइट और ए से आ गया आपका ए ग्रेन्युलोसाइट। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं, ये चीजें तो समझ में आ गई होगी। अब ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे न्यूट्रोफाइल वगैरह इनका फंक्शन क्या है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि 2008 में, फिर 2013 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझना, हर एक का फंक्शन क्या होता है, कितना परसेंट मिलता है, सब कुछ। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले न्यूट्रोफाइल की बात करते हैं। यानी हम न्यूट्रोफाइल जो होता है क्या होता है, ये ग्रेन्युलोसाइट होता है। तो न्यूट्रोफाइल की बात करें तो न्यूट्रोफाइल जो होता है वो मोस्ट एविडेंट सेल है, किसके अंदर, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर। कितने होते हैं, 60 to 65% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी के। वही बेसोफिल की बात करें तो वो सबसे कम होते हैं, केवल 0.5 से लेके 1% तक होते हैं। क्लियर है, ये चीज क्लियर होगी। अब बात करते हैं न्यूट्रोफाइल्स एंड मोनोसाइट। मोनोसाइट कितने होते हैं, 6 to 8% होते हैं। और न्यूट्रोफाइल्स और जो मोनोसाइट होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरिजन ऑर्गेनिज्म। जो भी एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर कोई फॉरिजन ऑर्गेनिज्म, उसका डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है, न्यूट्रोफाइल और मोनोसाइट का होता है। तो फिर जो सबसे कम है बेसोफिल, उसका काम क्या होता है, तो जो बेसोफिल होता है वो सीक्रेट करता है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, इस टाइप के कुछ केमिकल, और ये इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है। तो फिर इसिनोफिल क्या करता है, इसिनोफिल सबसे पहले तो ये होता है 2 to 3% और ये करता है इन्फेक्शन को रजिस्ट। किसको रजिस्ट करता है, इन्फेक्शन को। इसके अलावा जो एलर्जिक रिएक्शन होती है उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। एलर्जिक रिएक्शन के अंदर भी कौन इन्वॉल्व होता है, आपका इसिनोफिल इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने डायग्राम दिए, डायग्राम भी आपको देखने पड़ेंगे। आरबीसी आपका बाइकन के प्लेटलेट्स इस टाइप से होगा। इसिनोफिल में आपको जो एक सेल है उसके अंदर हेडफोन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर डॉट 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 का मतलब ग्रेन्यूल्स है। बेसोफिल्स आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट है, उसमें यहाँ पे ऐसे इस टाइप के डॉट 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 बने हुए, और ये 2013 में डायग्राम आ चुका है नीट के अंदर। न्यूट्रोफाइल का आप बात कर सकते हो, इस टाइप का डायग्राम होगा। मोनोसाइट में इस टाइप का यू टाइप का कुछ होगा, और आपका ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के यहाँ पे डायग्राम दिए। डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट आपका होता है 20 to 25% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, और इसको डिवाइड किया गया बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंदर। अब जो बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनो रिस्पॉन्स के अंदर, क्या होते हैं, क्या कुछ करते हैं, वो सब कुछ किस में पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर नंबर आपका 8 होगा, किसके अंदर, क्लास 12 के अंदर। लास्ट टाइम बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, और ये कैसे होते हैं, सेल फ्रेगमेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं सेल के, कंप्लीट सेल दिखाई नहीं देता। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, ये किससे बनती है, मेगो कैरियोसाइट, जो एक स्पेशल सेल होते हैं बोन मेरो के अंदर, वहां पर ये मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, वो बनाते हैं प्लेटलेट्स को। अब ब्लड के अंदर नॉर्मली ये 1.5 लाख से 3.5 लाख जो प्लेटलेट्स होती है वो कितनी होती है पर मिलीमीटर क्यूब में। सबसे ज्यादा आरबीसी थी 5 मिलियन, उसके बाद में आपकी प्लेटलेट्स होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख, और सबसे कम ल्यूकोसाइट होती है 6000 to 8000। क्लियर है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, बहुत सारे वेराइटी ऑफ सब्सटेंस होते हैं, मेनली ये इन्वॉल्व होती है कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के अंदर। अब जो ये लास्ट लाइन लिखी हुई है, रिडक्शन इन देयर नंबर, यानी अगर वहां पे प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाएगा तो वहां पे क्लॉटिंग डिसऑर्डर आ जाएंगे, और उसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। वैसे तो ह्यूमन बींग्स का अगर आप अपीयर में देखोगे तो सबका ब्लड ग्रुप जो वो सब कुछ सेम दिखाई देता है, बट फिर भी कुछ एक एस्पेक्ट्स में जो होता है वो काफ़ी डिफर होता है, उसी वजह से इसको दो कैटेगरीज यानी दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है एबीओ ग्रुपिंग, एक होता है आरएच ग्रुपिंग। क्लियर है।
जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव है, तो ये ए जो आता है ये आता है आपका एबीओ ग्रुप के अंदर, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आते हैं वो आते हैं आपके आरएच ग्रुप के अंदर। क्लियर है। सबसे पहले ये जो ए या फिर बी पॉजिटिव या फिर ये जो बी होते हैं ए बी या फिर ए बी ओ या फिर ओ वाले, इसके बारे में बात करेंगे जो आता है हमारा ए बी ओ ग्रुपिंग के अंदर। क्लियर है। तो यहाँ पर ए बी ओ ग्रुपिंग देखते हैं कि ए बी ओ ग्रुपिंग में होता क्या है। एक्चुअल में देखिए ये किस बेस पे है, तो ए बी ओ ग्रुप जो होता है वो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एबीओ ग्रुप जो बनाया जाता है वो एंटीजन के बेस पे बनाया जाता है। यानी जो आरबीसी होती है आपकी, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, उसका जो सरफेस होता है उस सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, कुछ एंटीजन्स होते हैं। अब वो कौन से एंटीजन, अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप हो गया ए, अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप हो गया बी, और अगर दोनों ही एंटीजन है ए और बी तो वहां पर ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए और बी, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। क्लियर हो गया। इस बेस पे इसको डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर देखिए एंटीजन्स होते क्या है। एंटीजन्स वो केमिकल्स होते हैं दैट कैन इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स, यानी जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो एक्टिव हो सकता है उन केमिकल वजह से। क्लियर हो गया। तो वो क्या होते हैं आपके एंटीजन्स होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, आरबीसी के ऊपर होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। आगे लिखा देखिए, द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। और जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है। अब ये एंटीबॉडीज क्या होती है, ये प्रोटीन होती है जो प्रोड्यूस की जाती है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। मतलब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये हमारा आरबीसी है, क्या ये आरबीसी है, इसके ऊपर एंटीजन कौन सा है, ए, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। तो इसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी मतलब इसके ऑपोजिट जो बनेगा वो क्या बनेगा, एंटीबॉडी बी बनेगी। क्लियर हो गया। इसी टाइप से अगर एंटीजन बी है तो वहां पर ए बनेगी, और ए और बी दोनों ही एंटीजन हो गए तो फिर एंटीबॉडी क्या बनेगी, क्योंकि ये एक ही तो बन सकती है, तो ए बनेगी बी बनेगी, पर यहाँ पे ए और बी दोनों आ गए तो कोई भी नहीं बनेगी। क्लियर है। और कोई भी एंटीजन नहीं है तो ए और बी दोनों एंटीबॉडी रहेगी। इस टाइप में बोला गया। तो इसी वजह से ये जो एंटीजन और एंटीबॉडीज है उनसे 4 ग्रुप ब्लड ग्रुप बनता है, ए बी ए बी ओ एंड ओ। अब जो हम ब्लड डोनेट करते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी कोई भी ब्लड उठा के दे दिया जाता है, उसको केयरफुली मैच किया जाता है। अब ये केयरफुली मैच क्यों जाता है, क्योंकि वहां पर जो है वो सर्व प्रॉब्लम्स हो सकती है क्लम्पिंग की। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से क्लम्पिंग हो जाए। क्लम्पिंग क्या होता है, क्लम्पिंग होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी जो है वो ब्रेक डाउन होने लग जाएगी। क्लियर है। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टेबल के जो नीचे लिखा हुआ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये जो चीज़ें हैं, यहाँ से AIPMT 2011 में, 2012 में, 2014 में और नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो मैंने अभी आपको बताया वही है। देखो ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब ए बी ए बी और ओ 4 ब्लड ग्रुप हो गए। अब ये किस पे होते हैं, एंटीजन पे, यानी आरबीसी के ऊपर जो भी एंटीजन वही ब्लड ग्रुप। तो देखिए ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों ही एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, कोई भी एंटीजन नहीं है, नील एंटीजन है तो ओ ब्लड ग्रुप है। क्लियर है। अब एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, प्लाज्मा में। ये याद रखना, एंटीजन होता है आरबीसी पर, एंटीबॉडी बनती है प्लाज्मा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज याद रखनी होगी। अब इसका ऑपोजिट बनेगा, ए है तो एंटीबॉडी बी बनेगी, बी है तो ए बनेगी। अब ए और बी दोनों ही आ गए तो ए ही बन सकती थी या बी बन सकती थी, दोनों ही आ गए तो कुछ भी नहीं बनेगा। और यहाँ पर अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वहां पर दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में, ए और बी। क्लियर है। अब डोनर ग्रुप की बात करते हैं। डोनर ग्रुप जो उसको ब्लड दे सकता है, मान लो ए ब्लड ग्रुप वाले को किसी भी वजह से कोई इंजरी आ जाती है, इसको रिक्वायरमेंट है ब्लड की, तो इसको कौन दे सकता है, तो इसको दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए है या फिर ओ है। ओ क्यों दे सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ओ इसीलिए दे सकता है क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर वहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो फिर कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी बनती है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन अगर होगा उसके रिस्पॉन्स में बनेगी। अगर कोई एंटीजन ही नहीं है तो उसको रिस्पॉन्स देके एंटीबॉडी बनाएगा ही क्या, कोई नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए ओ सबको दे सकता है, चाहे वो बी हो, चाहे आपका ए बी हो, चाहे ओ खुद हो। क्लियर है। तो यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, इसलिए ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया। यूनिवर्सल मतलब सबको दे सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है। बट ये सबसे ले नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज दोनों है, ए और बी दोनों एंटीबॉडीज इसके पास होती है, इसीलिए केवल ओ वालों से ले सकता है। ये तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। देखो लिखा हुआ है ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप, हेंस ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। अभी इसी तरह से ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है,
कोई भी क्या नहीं है, एंटीबॉडीज है नहीं, ना ए है ना बी है, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है। तो ये सबसे ले सकता है, चाहे इसको ए वाला दे जाओ, चाहे ए बी वाला दे जाओ, चाहे बी वाला दे जाओ, चाहे ओ वाला दे जाओ, कोई भी ले लो, ये सबसे ले लेगा। क्यों? क्योंकि कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्लियर हो गया? ओके, अब हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं, जो आता है हमारा RH ग्रुपिंग। अब ये RH ग्रुपिंग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो RH ग्रुपिंग ऐसा ही कुछ सिमिलर होता है, बट यहाँ पे जो एंटीजन होता है, वहां पर एंटीजन क्या थे, A B इस टाइप के एंटीजन थे। यहाँ पे जो एंटीजन होता है वो होता है RH एंटीजन, और ये सिमिलर होता है जो कि आपके रीसस मंकी के अंदर मिलता है, इसलिए नाम इसका रख दिया गया RH। एक अनदर एंटीजन है जिसको RH एंटीजन बोला गया, और यही सेम जो वो रीसस मंकी के अंदर मिलता है, तो उसी रीसस मंकी से इसका नाम दिया गया RH। क्लियर है? अब ये भी कहाँ मिलता है, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ये भी आपका RBC के सरफेस के ऊपर ये एंटीजन मिलता है। क्लियर है? और ये 80% ह्यूमंस में मिलता है। तो जिनमें ये मिलता है उसको पॉजिटिव कहलाएंगे, और जिसमें ये एंटीजन एब्सेंट होता है वो नेगेटिव कहलाएंगे। और इसी वजह से देखोगे जो आपके पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होते हैं, चाहे वो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, इस टाइप के जो आपके पॉजिटिव होते हैं, A B पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव वाले ये आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 80% के अंदर जो होता है वो एंटीजन होता है। क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ पर वापस एंटीजन है तो वहाँ पर एंटीबॉडी भी बनेगी, तो वही चीज़ सेम आ गई। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, in RH negative person if exposed to RH positive blood will form specific antibodies against the RH antigen। अब नेगेटिव पर्सन है, RH नेगेटिव मतलब A नेगेटिव है। क्लियर है? और ये A पॉजिटिव वाला आ जाता है, इसको ब्लड दे जाता है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है तो फिर कोई भी बात नहीं। पर इसके पास क्या है, एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है? RH एंटीजन है। तो ये जब इसको RH एंटीजन देगा तो एक अलग आ गया, और अब यहाँ पे इसका जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है, वो एंटीबॉडीज बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? पॉजिटिव वाला जो RH एंटीजन है उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका फैटल हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, therefore RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अब यहाँ पे लिखा है स्पेशल केस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखना। ए स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी दैट इज मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर। मान लीजिए एक मदर है और उसका जो ब्लड है वो आपका RH नेगेटिव है, मैं कहता हूँ A नेगेटिव है। क्लियर हो गया? ओके। विद द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, और जो फीटस है ना, जो मतलब उसके वोम के अंदर जो बेबी जो है वो ग्रो कर रहा है, उसका ब्लड ग्रुप आपका आ जाता है पॉजिटिव। उसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए A पॉजिटिव आ जाता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ जाता है? क्योंकि फादर का पॉजिटिव रहा होगा, उसकी वजह से यहाँ पर इसका बेबी का जो पॉजिटिव आ गया। बट वो ग्रो कहाँ पे करता है? मदर के वोम के ग्रो करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए फीटस का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है? A पॉजिटिव। मदर का कैसा है? नेगेटिव है। तो यहाँ पर अभी तक तो कुछ भी नहीं होगा। Antigen do not get exposed to RH negative to the mother in the first pregnancy as the blood is well separated by placenta। क्यों? क्योंकि दोनों का जो ब्लड है वो सेपरेटेड रहेगा प्लासेंटा के थ्रू, तो कोई भी किसी के अंदर नहीं जाएगा। बट जैसे ही डिलीवरी हो रही होगी फर्स्ट चाइल्ड की, तो उस टाइम के जब इस बच्चे को बाहर निकाला जाएगा मदर की बॉडी से, उस टाइम ये चांसेस है कि यहाँ पर जो आपका A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, जो पॉजिटिव है, RH एंटीजन वाला जो ब्लड ग्रुप है, वो कुछ मदर के ब्लड के अंदर चला जाए। और अगर ऐसा होगा, थोड़ा सा भी यहाँ पे चला गया, तो मदर क्या बनाएगी? मदर बनाएगी एंटीबॉडीज। मदर क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। और उसके बाद में आगे से कोई भी फीटस जो भी उसके मतलब प्रेग्नेंट होगी, आदि से कभी भी कोई प्रेगनेंसी होगी, तो वहाँ पे जो फीटस डेवलप होगा वो कभी भी पॉजिटिव वाला नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मदर के पास क्या होगा? एंटीबॉडी होगी ऑलरेडी पॉजिटिव के लिए, RH एंटीजन के लिए। क्लियर है? तो यह लिखा हुआ है, देखिए, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव फ्रॉम द फीटस। क्लियर है? इस केस में क्या होगा, जो मदर है वो स्टार्ट कर देगी एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन के लिए। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब उसके बाद में अगर कोई प्रेगनेंसी होगी तो वहाँ पर RH एंटीबॉडीज जो मदर के पास में प्रेजेंट है, और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। वो फीटस के अंदर आ सकता है और उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय कर सकता है RBC को। ठीक है? क्लियर है? और उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो फीटस जो डेवलप हो रहा है उसके लिए वो काफ़ी फैटल कंडीशन हो सकती है, डेथ वाली कंडीशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्व अनीमिया या फिर जॉन्डिस जैसी जो कंडीशन है वो बेबी में आ सकती है। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिसिस। क्या बोला जाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिसिस। क्लियर है?
ओके अब हम बात करते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है? मान लो कि आपकी फिंगर में कोई कट लग गया या फिर कहीं से आपको चोट वगैरह लग गई, तो आप देखते हो एक बार स्टार्टिंग में ब्लड जो वो आने लगता है, उसके बाद में ब्लड जो वो स्टॉप हो जाता है कुछ एक टाइम के बाद में। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि ब्लड जो है उसके पास में कोएगुलेशन या फिर क्लोटिंग जो होती है वो फैक्टर होता है, जिसकी वजह से कोई भी इंजरी या फिर ट्रॉमा लगने के बाद में जो होता है वो एक्सेसिव ब्लड जो होता है, जो बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, उसको प्रिवेंट कर लिया जाता है। किसके द्वारा? कोएगुलेशन के द्वारा। इसीलिए नाम इसको दिया गया है कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। ओके अब आप ये देखोगे कि किसी को चोट लग जाती है, कुछ टाइम के बाद में जो रेडिश ब्राउन स्कम जो होता है, ठीक है, वो कुछ एक आपको जहाँ पे इंजरी हुई है वहां पर आपको दिखाई देता है। अब ये क्या होता है? स्कम में क्या होता है कि यहाँ पर जो कोएगुलेशन ब्लड है, और मेनली यहाँ पर बहुत सारे थ्रेड्स हैं, किसके? फाइब्रिन के बहुत सारे थ्रेड है, और उनके अंदर डेड एंड डैमेज जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके आरबीसी डब्ल्यूसीबी वगैरह वो यहाँ पर ट्रैप्ड है। इस टाइप का वो बनता है स्कम। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कि ये जो फाइब्रिन है, कौन से? ये जो फाइब्रिन होते हैं जिसकी वजह से वो स्कम बनता है, वो फाइब्रिन बनते कैसे हैं? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होते हैं, और उसमें एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अब ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ये आपका इनएक्टिव होता है, बट एक्टिव होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फाइब्रिन में। और उस टाइम के एंजाइम हेल्प करता है, वो है थ्रोम्बिन। तो यानी थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रिन के अंदर बन जाता है। ओके अब ये जो आपका थ्रोम्बिन होता है ना, ये भी बनता है प्रोथ्रोम्बिन से। ये किससे बनता है? प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। क्लियर है? और यहां पर इसके अंदर जो एंजाइम हेल्प करता है वो होता है थ्रोम्बोकाइनेज। अब ध्यान से समझिए हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए पहले प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव फॉर्म में किया जाता है थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से, और थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है, क्लियर है, वो क्या कर देता है? थ्रोम्बिन बना देता है। क्या बना देता है? थ्रोम्बिन एंजाइम को बना देता है। क्लियर है? अब ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम है ना, वो जो प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है उसको क्या करता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया? ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा होता है। लिखा है देखिए, थ्रोम्बिन इन टर्न द फॉर्म फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। तो जो आपका थ्रोम्बोकाइनेज होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और फिर जो थ्रोम्बिन होती है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? नीट 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए याद रखनी है। क्लियर है? अब ये जो पूरा आपका कोएगुलेशन वाला होता है ना, ये एक सिंगल स्टेप में नहीं है। जैसे फोटोसिंथेसिस एक सिंगल स्टेप में नहीं था, जैसे रेस्पिरेशन एक सिंगल स्टेप में नहीं था, ये भी एक सिंगल स्टेप में नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन चलती है। पूरी एक लिंक्ड रिएक्शन चलती है, बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह आते हैं, जिसको बोलते हैं कास्केड प्रोसेस। इसको क्या बोला जाता है? कास्केड प्रोसेस बोला जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं प्लाज्मा के इनएक्टिव स्टेज में, वो भी इसके अंदर हेल्प करते हैं। किसमें? कोएगुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहां पर सर्टेन फैक्टर्स। यहां पे देखिए, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो कैन इनिशिएट कोएगुलेशन। इसके अलावा टिश्यू जो होता है, ठीक है, जो वहां पर जहाँ पे चोट इंजरी वगैरह लगी वहां पे जो टिश्यू है वो भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर रिलीज करता है जिसकी वजह से कोएगुलेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। अब एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, AIPMT ने AIPMT में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा है? कैल्शियम आयन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लोटिंग, यानी क्लोटिंग के अंदर कैल्शियम आयन का भी बहुत एक मेजर रोल जो होता है वो होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड के बारे में। तो उसको ये पैराग्राफ को रीड करने से पहले मैं आपको कुछ एक बता दूं कि आपको पता है कि यहाँ पर जो ब्लड होता है वो आता है कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू के पास में। तो मान लीजिए ये हमने बना लिए हैं कुछ सेल्स। क्या बना लिए हैं? कुछ ये सेल्स बना लिए हैं। क्लियर है? अब ये सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो मैंने इसको क्या बोल दिया है? ये है हमारे पास एक टिश्यू, और इस टिश्यू के पास में क्या आ रही है? ब्लड कैपिलरीज आ रही है। यहाँ पर ये क्या चीज़ है हमारे पास? ब्लड कैपिलरीज है। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ से ब्लड किसके अंदर आएगा? टिश्यू के अंदर आएगा। तो ये जो टिश्यू के अंदर जो सेल्स है, यहाँ से कुछ एक जो ब्लड का पार्ट होता है, कंप्लीट ब्लड नहीं, कुछ एक ब्लड का पार्ट जो होता है वो क्या आ जाता है? यहाँ पर इसके अंदर आ जाता है, इन सेल के बीच में आ जाता है। तो उसी को क्या बोल देंगे? टिश्यू फ्लूइड बोल देंगे, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ टाइम के बाद में ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जिसको हमने टिश्यू फ्लूइड बोला है, ये यहाँ से वापस कुछ एक वेन्स के द्वारा, ठीक है, कहाँ पे जाता है? वापस ब्लड के कैपिलरीज के अंदर जाके मिल जाता है। जो ब्लड वेन्स होती है उनके अंदर यहाँ से इसको उठाया जाता है, और यहाँ से इसको वापस जो है वो ब्लड वेन्स के अंदर जो होती है वहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जब टिश्यू फ्लूइड बाहर निकाल के इसके थ्रू जाता है, इस वेसल को बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। इसको क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक। क्यों? क्योंकि ये जो टिश्यू फ्लूइड है इसी को बाहर निकाल रहा है, वो कंप्लीट ब्लड इसमें नहीं आ रहा है। तो ये जो फ्लूइड जब बाहर निकल के जा रहा है तो इस वेसल को क्या बोल देते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स बोल देते हैं।
क्लियर है। अब यहाँ पर टिश्यू के आसपास तो यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज आ गई, पर हर एक सेल जो हमारी इसके अंदर है, इस टिश्यू के अंदर, वहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन और फूड पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये टिश्यू फ्लूइड ही करेगा। तो अभी यही यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए इन टिश्यू सम वाटर along with many small water soluble substance मूव आउट इनटू द स्पेस। जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, जो टिश्यू के पास से निकल रही होती है, तो वहां पर क्या होता है, उसमें से कुछ एक वाटर, उसके अलावा कुछ जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं वो मूव आउट कर जाते हैं स्पेस में बिटवीन द सेल ऑफ टिश्यू, टिश्यू के बीच में जो सेल्स होते हैं वहां पर, लिविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल्स। जो लार्जर प्रोटीन है और जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जो ब्लड वेसल्स के अंदर, जैसे WBC RBC वगैरह, वो कहाँ पर रहती है, वो तो ब्लड के अंदर ही रहती है, बट कुछ एक पोर्शन जो प्लाज्मा का होता है वो कहाँ पे आ जाता है, टिश्यू के अंदर आ जाता है। ये जो फ्लूइड आया है, जो आउट आया है, टिश्यू के अंदर आया है, उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है या फिर इंटरस्टिशियल होता है, इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा। जो प्लाज्मा के अंदर मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम किसके अंदर होता है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर होता है। और ये टिश्यू फ्लूइड क्या करवाता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस वगैरह जो होती है वो ब्लड और जो सेल्स हैं अवे फ्रॉम द दिस फ्लूइड, जो ब्लड वेसल्स है उनसे जो अवे सेल्स है वहां पर वो पहुंचाने का काम कौन करेगा, यही टिश्यू फ्लूइड करेगा। अब देखिए लिखा हुआ है, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड। यानी उस टिश्यू से हमने बताया था कि उस फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है, उसको वेसल्स को क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। एंड ड्रेन बैक इट टू द मेजर वेन, जो ब्लड के अंदर वेन्स होती है वहां पर उसको वापस डाल दिया जाता है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। और उस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको लिम्फ बोलते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो टिश्यू के अंदर होता है और वहां से जब कलेक्ट करने के बाद जिस वेसल्स के अंदर होता हुआ जा रहा होता है उसको क्या बोल देते हैं, लिम्फ बोल देते हैं। क्लियर है। अब ये लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है और यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। लिम्फोसाइट यहाँ पर होते हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, आपको पता है लिम्फोसाइट तो हमेशा इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है। अब इसके अलावा देखिए क्या है, लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। यानी न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर होते हैं आपके क्या, लिम्फ। इसके अलावा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो फैट्स एब्जॉर्ब होती है वो लिम्फ के अंदर, लैक्टियल हमने पढ़ी थी, जो इंटेस्टिनल विलाई के अंदर होती है वहां पर फैट्स आपकी एब्जॉर्ब होती है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये एनिमल किंगडम से लिंक है, आपको पहले ही बता दूं, एनिमल किंगडम आपको आना चाहिए, वो चैप्टर पूरे यहाँ से लिंक है, सर्कुलेटरी पाथवे। अब वहां पर हमने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी पाथवे 2 टाइप से होते हैं, ओपन एंड क्लोज। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा मोलुस्का जैसे के अंदर, और यहाँ पे जो हार्ट जो ब्लड को पंप करता है वो थ्रू लार्ज वेसल्स होते हुए ओपन स्पेस या फिर बॉडी कैविटी जिसको साइनस बोलते हैं वहां पर डायरेक्टली जो होता है वो चला जाता है, और जो मेजर ऑर्गन होते हैं उसमें डायरेक्टली बात करते हैं। क्लियर है। बट जैसे अगर हम बात करें एनालिडा, कोडेटा वगैरह की, तो वहाँ पे होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जो हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है वो यहाँ पर जो है वो क्लोज नेटवर्क के थ्रू, जैसे ब्लड वेसल्स वगैरह के थ्रू जो है वो पास आउट होता है। अब ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये मोर एडवांस होता है देन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया। एंड मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड होता है ये। अब हम बात करते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स हमने पढ़ा था कोडेटा के अंदर, वहां पर हम पढ़ के आए थे कि अलग अलग चेंबर हार्ट होते हैं। जैसे हमने बात की थी फीसिस के अंदर जो होते हैं वो 2 चेंबर्ड हार्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की तो वहाँ पे 3 चेंबर्ड होते हैं एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल। और ये क्रोकोडाइल तो काफी बार नीट में आ चुका है, जब हमने वो चैप्टर किया था तो वहाँ पे हमने बात की थी। क्लियर है। वहीं पर अगर हम बात करें बर्ड्स की, क्रोकोडाइल की और मेमल की, तो वहां पे कितने होते हैं, 4 चेंबर्ड हार्ट होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल वहां पर होते हैं। अब जो 2 चेंबर्ड हार्ट होते हैं उसमें क्या होता है, देखिए एक एट्रिया होगा सिंपल और एक ही क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। एक ही एट्रिया होगा, एक ही वेंट्रिकल होगा। जो 3 चेंबर्ड हार्ट होंगे उसमें क्या होगा, उसके अंदर आपके 2 एट्रिया मिलेंगे। कितने एट्रिया, 2 एट्रिया मिलेंगे और 1 वेंट्रिकल मिलेगा। बट जो 4 चेंबर्ड हार्ट होगा उसको हम कैसे बोलेंगे, उसके अंदर आपके 2 ही एट्रिया और 2 ही वेंट्रिकल होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया, इस टाइप से यहाँ पे होता है। अब सबसे पहले देखते हैं 2 चेंबर्ड हार्ट में क्या होता है। तो देखिए ये 2 चेंबर्ड हार्ट होता है फीसिस के अंदर। वहां पे जो हार्ट जो पंप करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
विच हार्ट पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर इन विच ऑर्गेनिज्म द हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा फीसिस के अंदर। और वहां पर ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होता है, गिल्स के अंदर होता है, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड होके गिल्स में और वहां से कंप्लीट बॉडी के जो है वहां पर पास आउट कर दिया जाता है। क्लियर है। और वहां से वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके वापस रिटर्न आ जाता है हार्ट के अंदर। इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इसको क्या बोला जाता है, सिंगल सर्कुलेशन बोला जाता है। बट जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे एम्फीबियन और रेप्टाइल में कितना था, 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो वहां पे जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो तो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है। वो क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से, जैसे गिल्स हो गए, लंग्स हो गए, स्किन से। और जो राइट एट्रियम होगा वो क्या लेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा फ्रॉम द बॉडी पार्ट। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने बताया था कि वहां पर मान लीजिए आपके पास 2 एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है। ठीक है। अब यहां पर ये क्या है, आपका राइट एट्रिया मान लेते हैं, और ये वाला क्या है, लेफ्ट एट्रिया। जो ये लेफ्ट एट्रिया यहां पर क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और जो आपका राइट एट्रिया है वहां पर क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। क्लियर हो गया। और दोनों यहां पर मिक्स होकर किस में चले जाएंगे, वेंट्रिकल, और फिर वेंट्रिकल पंप आउट करेगा। तो यहां पे आगे लिखा है देखिए, दे गेट मिक्सड अप इन ए सिंगल वेंट्रिकल। जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो मिक्स हो जाते हैं सिंगल वेंट्रिकल में और पंप आउट करते हैं मिक्स्ड ब्लड। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब आगे जो डबल सर्कुलेशन क्या आएगा, यहाँ से नीट 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। वहां पे क्या लिखा है, जो बर्ड्स और मैमल्स में होते हैं वहां पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो लेफ्ट और राइट एट्रिया में रिस्पेक्टिवली अलग अलग आते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये हमारे पास अगर हार्ट है, क्लियर है, ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ये हमारे पास क्या है, एट्रिया, ये वेंट्रिकल, ये एट्रिया और ये क्या है, वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड होकर यहाँ पे ऐसे मूवमेंट होती है। तो इस टाइप का जो ब्लड में होता है जहाँ पे अलग अलग हो गया, एक साइड डीऑक्सीजनेटेड एक साइड ऑक्सीजनेटेड, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करते हैं तो विदाउट एनी मिक्सिंग, वहाँ पे कोई भी मिक्सिंग नहीं होती, सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं। मतलब एक साइड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, एक साइड डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है इन दिस ऑर्गेनिज्म। इसीलिए इनको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन। और ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो भी किसके अंदर आता है, मेमल्स के अंदर आता है। तो मेमल्स में भी क्या होता है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को, जिसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। अब ये किन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, यानी एक हार्ट होगा। उसके अलावा नेटवर्क होगा क्लोज्ड ब्रांटिंग का, जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। एंड थर्ड होगा ब्लड, जो कि आपका एक फ्लूइड है जो सर्कुलेट करेगा। क्लियर है। यानी ब्लड सर्कुलेट करेगा किसके थ्रू, जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं उसके थ्रू, और उनको पंप कौन करेगा, हमारा जो हार्ट होता है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो उसको पंप करता है। अब सबसे पहले हार्ट के बारे में जो हम डिटेल में स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हार्ट की, हार्ट का एक मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। क्लियर है। ये किससे डिराइव होता है, मीजोड्रम जो लेयर होती है उससे डिराइव होता है। कहाँ पे सिचुएटेड है, थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड है, बिटवीन द लंग्स, और स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ होता है। साइज की बात करें तो एक क्लेंच फिस्ट जो होती है उसके जितना इसका साइज होता है। क्लियर है। यानी जब आप अपने हाथ को क्लोज करते हो, सभी फिंगर्स को क्लोज करते हो, तो साइज बनता है लगभग उतना साइज इसका होता है। ये प्रोटेक्टेड होता है, जैसे हमारे लंग्स के बाहर 2 मेम्ब्रेन थी, 2 लेयर थी, वैसे यहाँ पर भी डबल वॉल लेयर होती है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर, यानी आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम। जैसे लंग्स जो होते थे वहाँ पर भी उनके बीच में फ्लूइड था, तो यहाँ पर भी इसके बीच में फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये भी क्या करेगा, क्योंकि जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, तो ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है वो डायग्राम दिया हुआ है, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए होता कैसा डायग्राम में अगर आपको बताऊँ, तो जनरली हम जो वो हार्ट को इस शेप में बनाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये हम मान लेते हैं एट्रिया, क्लियर है, और ये हम मान लेते हैं वेंट्रिकल। क्लियर है। और ये हमारी हो गई राइट साइड और ये हो गई लेफ्ट साइड। क्लियर है। तो अब यहां पर देखिए जो हमारी राइट एट्रिया है, यहां पर हमारा आता है वेना कावा। अब वेना कावा से सारा ब्लड जो होता है वो किसके अंदर आता है, राइट एट्रिया के अंदर आता है। फिर यहां से जो ब्लड होता है वो हमारे कहां पे जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। फिर वेंट्रिकल से होता है वो कहां पर जाता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। कहां पे बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और ये सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। फिर लंग्स के थ्रू होता हुआ ब्लड यहाँ पे आता है, ये किस में आता है, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रिया में आता है। फिर यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर यहाँ पर जो है वो वेना कावा के थ्रू होता हुआ ब्लड चला जाता है। मैंने इसको सिंपल बनाने की कोशिश की है, इसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है। अब
यहाँ पर जो एट्रिया होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वेंट्रिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। जो वेंट्रिकल की मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा थिक होती है आउटर मेम्ब्रेन एज कम्पेयर टू एट्रिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो एट्रिया है इनके बीच में ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैं आपको डार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे, क्योंकि दो एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर है। ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में, अगर यहाँ पर ये वाली जो ले रही है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये आपकी वेंट्रिकल के बीच में ये वाली, तो यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे, दोनों वेंट्रिकल के बीच में तो क्या बोल देंगे आपका, इसको बोल देंगे क्या, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो होती है ऐसे, यहाँ पर ये वाली जो आपके एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में ये वाली जो लेयर होती है, जो बीच में होती है, इसको क्या बोलेंगे, एट्रियो, यानी एट्रिया से एट्रियो, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम, इन दोनों के बीच में जो सेप्टम होगा उसको क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। क्लियर होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा होते हैं वोल्स। अब ये जो राइट साइड में ना, यहाँ पे ये देखो, क्योंकि एट्रिया से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आएगा, तो उसको जो क्लोज करने का काम है और जो बंद करने का काम है या ओपन करने का काम है, जहाँ से वो पास होगा, इसको बोलते हैं क्या हम, ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। इस टाइप का एक वॉल यहाँ पर होगा लेफ्ट साइड में, उसको क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल बोलेंगे। क्लियर है। अब वेंट्रिकल से ब्लड जब आपका जाएगा पल्मोनरी के आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर या फिर वेना कावा के अंदर, यहाँ से वेंट्रिकुलर के बाद में जो आगे जहाँ पे ब्लड जाता है वहाँ पे जो सेप्टम होते हैं, जो वहाँ पे जो वॉल होते हैं, यहाँ पर इनको बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल। इनको क्या बोलते हैं, सेमील्यूनर वॉल बोलते हैं। क्लियर हो गया। बस सिंपल से याद रखो, मैं वॉल बता देता हूँ आपको एक बार, ये सेप्टम आपको समझ में आ गए होंगे, इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ब्लड आया, फिर यहाँ से ब्लड है, यहाँ पर जो आपका एट्रिया से वेंट्रिकुलर में जो सेप्टम जा रहा है वो क्या कहलाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल कहलाएगा। वॉल होंगे यहाँ पे से जो आपका ब्लड जाएगा इस एट्रिया से वेंट्रिकुलर में, जो आपका लेफ्ट साइड में है, क्लियर है, जो लेफ्ट साइड में वहाँ पे जो वॉल होगा उसको क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वॉल होंगे। अब यहाँ से तो आपका पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जाएगा, यहाँ से आपका वेना कावा के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर भी जो आपके वॉल होंगे उनको क्या बोलेंगे, सेमील्यूनर वॉल बोलेंगे। क्लियर है। ये सब आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने ऐसे इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। क्लियर है। अब यहाँ पर इस साइड वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर हो गया राइट साइड वाला, और इस साइड वाला जो पोर्शन है वो हो गया लेफ्ट साइड वाला। क्लियर हो गया। अब देखो, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, यहाँ पर ये वाला, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल यहाँ पे। क्लियर है। लेफ्ट में ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रिया, और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। अब एट्रिया के बीच में आपके होंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ पर होंगे। क्लियर है। ये आपको कॉर्डी टेंडनी दिखाई दे रहे होंगे, कुछ फाइबर्स। अब ये एट्रिया से जब वेंट्रिकुलर में ब्लड आता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कलर हम ब्लू कर लेते हैं। क्लियर है। ओके, तो अब यहाँ पर जो आपका ब्लड आता है, सॉरी, यहाँ से जो ब्लड आपका पास होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइकस्पिड वॉल। और यहाँ से जो आपका लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाता हूँ। सबसे पहले वेना कावा, वेना कावा से जो ब्लड आएगा वो आएगा आपका राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जो यहाँ पे दिखाया गया। ब्लड यहाँ से होता हुआ कहाँ पे जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। क्लियर होगा। ओके, अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड होता हुआ लंग्स में जाएगा, लंग्स से होता हुआ आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आ जाएगा यहाँ पे, किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा से होता हुआ आपका कंप्लीट जो होता है वो कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका पूरी कंप्लीट बॉडी के अंदर। क्लियर है। ओके, अब ये जो आपका राइट एट्रिया, यहाँ पे जो होते हैं कुछ नोडल टिश्यू होते हैं, नोडल टिश्यू के कुछ बंच बने होते हैं। एक अपर पोजीशन पे होता है जिसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, इसको एसए नोड भी बोला जाता है। एक ये यहाँ पर डाउन साइड में होता है, इसको बोलते हैं एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसको एवी नोड भी बोला जाता है। क्लियर हो गया, ये डायग्राम क्लियर हो गया। यहाँ पर ये जो आपके वॉल होते हैं, यहाँ पे भी कुछ फाइबर्स होते हैं जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये वाला वॉल होते हैं, इनको बोलते हैं कॉर्डी टेंडनी। क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ से जो आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है उससे आगे फाइबर चलते हैं, उसको बोलते हैं बंडल ऑफ ईच, और ये दोनों वेंट्रिकुलर के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू चलता है। फिर आगे जाके ये डिवाइड हो जाता है, और ये जब डिवाइड हो जाते हैं इसको बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर्स। क्या बोलते हैं, पुरकेंजी फाइबर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। ये हार्ट का एपेक्स है, यानी बिल्कुल नीचे वाला पोजीशन है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में उसके बाद ब्लड जा जाता है, पल्मोनरी वेन्स बता चुका हूँ, ये सब कुछ वहाँ पे बता चुका हूँ। और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम आपको समझ आ गया, तो दोनों वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो ये डायग्राम यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओवर हार्ट इज 4 चैम्बर, कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। 2 रिलेटिवली स्मॉल जो होते हैं उनको बोलते हैं एट्रिया, अपर साइड में, लोअर साइड में होंगे उनको बोलेंगे वेंट्रिकुलर। अब मस्कुलर वॉल होते हैं कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम होते हैं, जो राइट और लेफ्ट एट्रिया को डिवाइड करते हैं। उसके अलावा थिक वॉल होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर, जो कि आपके लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर को सेप्टम को डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा आगे क्या लिखा, देखिए जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर होते हैं सेम साइड पे, वो भी सेपरेट होते हैं थिक फाइब्रस टिश्यू से, उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में सेप्टम होगा उनके बीच में।
अब यहाँ पे जो सेप्टा होते हैं, यहाँ पर होती है आपकी ओपनिंग जिसके थ्रू दोनों चैम्बर जो होते हैं सेम साइड के वो कनेक्ट होते हैं। अगर मैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर की बात करूँ तो वहाँ पे जो वॉल होता है उसको बोलते हैं वो 3 मस्कुलर फ्लैप से बनता है, कस्प से बनता है, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। वहीं पर अगर मैं बाइकस्पिड की बात करूँ या फिर मिट्रल वॉल की बात करूँ तो ये होता है आपका लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में। क्लियर हो गया। अब देखिए ओपनिंग ऑफ द राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो होते हैं वो किसके अंदर जाते हैं आपके, वो जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर रिस्पेक्टिवली, और वहां पर होते हैं आपके सेमील्यूनर वॉल्स। क्लियर हो गया। ओके अब ये जो वॉल्स होती हैं ये क्या करते हैं, ब्लड ऑफ फ्लो को होते हैं वो केवल वन डायरेक्शन में यानी बैक फ्लो ना हो जाए उससे यहाँ पर बचाते हैं। क्लियर है। दिस वॉल प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, यानी बैकवर्ड में वापस ना आ जाए इसलिए। अब हमने बात की थी यहाँ पर जो एंटायर हार्ट होता है वो बनता है आपका कार्डियक मसल से, चैप्टर 7 में भी आप ये पढ़ चुके हो, वहाँ पे मसल्स के बारे में भी पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो ज़्यादा थिक होते हैं एज कम्पेयर टू एट्रिया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलर कॉल्ड द नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे ये पैचेस की फॉर्म में अगर होते हैं तो ये होते हैं आपके राइट अपर कॉर्नर में, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में दोनों मिलेंगे, एसए नोड जो आपका साइनो एट्रियल नोड है और एवी नोड जो आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। तो ये देखिए साइनो एट्रियल नोड जो वो राइट अपर साइड में, अनदर मास इसी का सेम जो होता है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है, राइट एट्रियम के बिल्कुल पास में, उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में। इसके लिए इसी नोड को बोल दिया एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्लियर हो गया। ओके अब यहाँ पे बोला गया ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, जो हमारा एवी नोड है वहीं से बंडल ऑफ नोडल फाइबर जिसको बंडल ऑफ हीज भी बोलते हैं, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से कंटिन्यू होते हुए एवी नोड्स के थ्रू पास होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से, वहां से एमर्ज होते हुए टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल। दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलर रिस्पेक्टिवली साइड टू द कॉल्ड पुरकेंजी फाइबर। और यही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये देखिए ये आपके एवी नोड है, एवी नोड से होता है ये फाइबर आ गया, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीज, और यहाँ पे डिवाइड हो गया, इसको क्या बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर। ये लेफ्ट राइट की साइड में और छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड हो गया तो उसको बोल दिया पुरकेंजी फाइबर्स। क्लियर है। ओके अब आगे बात करते हैं यहाँ पर ये क्या काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे ये क्या काम करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपके नोडल मस्कुलर होते हैं इनके अंदर एबिलिटी होती है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्टिमुलाई, मतलब बाहर से कुछ नहीं चाहिए, अपने आप ही जो है वो आपके क्या कर देंगे, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देंगे। इसीलिए जो हमारा हार्ट होता है वो ऑटो एक्साइटेबल स्टेट के अंदर रहता है। क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल। और इसी वजह से आप देखते हो जो हार्ट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पास करके भी उसको जो वो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ओके अब यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे जो आपके एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो जनरेट होते हैं, और ये जनरेट जो करता है वो नोडल टिश्यू करता है, और उसमें सबसे पहले जो इनिशिएट करता है, जो उस एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करता है वो होता है आपका एसए नोड। ठीक है, जो एसए नोड होता है वो जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कितने 70 to 75 पर मिनट, एक मिनट के अंदर 70 to 75 जो होते हैं उसको जनरेट कर सकता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो आपका एसए नोड होता है वही सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और ये इसको मेंटेन भी करता है। क्लियर है, इसीलिए इसको पेस मेकर भी बोला जाता है, कि इसको एसए नोड को। नीट 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब हमारा हार्ट जो होता है वो नॉर्मली 70 to 75 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, एवरेज जो निकल के आती है वो 72 टाइम्स मिनट निकल के आती है। अब ये जो सेमील्यूनर वॉल्स लिखा था जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में जहाँ वेंट्रिकुलर से आपका ब्लड पास होता है वहाँ पे वॉल होते हैं सेमील्यूनर वॉल्स, यहाँ से 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम कार्डियक साइकिल की बात करेंगे। कार्डियक साइकिल में तो कार्डियक साइकिल क्या होता है कि वह हमारा जो हार्ट होता है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है उसी को हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल, क्योंकि ये साइक्लिक वे में बार बार रिपीट होता है। हमारा जो हार्ट के अंदर फंक्शन होता है तो एक साइकिल वे में चलता है, इसीलिए जो हार्ट को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करूंगा। ये हम पहले बना लेते हैं क्या, एक हार्ट बना लेते हैं। क्लियर है। ओके ये हमने बना लिया क्या, एक हार्ट बना लिया। क्लियर है। यहाँ पर कितने चेम्बर हार्ट है, ये 4 चेम्बर हार्ट है। अब ये 2 हो गए हमारे एट्रिया, ये 2 हो गए हमारे वेंट्रिकुलर। यहाँ पर हो गए हमारे पास क्या, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, इधर होगा ट्राइकस्पिड और इधर होगा हमारे पास बाइकस्पिड वॉल। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एओर्टा है। तो यहाँ पर ये जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेमील्यूनर वॉल है। यहाँ पर क्या है, सेमील्यूनर वॉल है। यहाँ पर हमारे पास वेना कावा है और यहाँ पर हमारे पास पल्मोनरी वेन है। अब सिंपल समझने की कोशिश कीजिएगा, हम इसको अलग अलग कलर से समझाने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड जो है वो आता है और इधर से भी ब्लड जो है वो आता है। जब इनमें ब्लड आता है तो ये जो आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं ये ओपन ही होते हैं। क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वो साथ साथ में यहाँ पर भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ओपन है। क्लियर हो गया? अब ये सब कुछ ओपन है तो यहाँ पर दो टर्म आएगी, एक तो आएगी आपकी सिस्टोल और एक आएगी आपकी डायास्टोल। और आपको इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप ये समझ लो डी आर डॉक्टर को डी आर लिखते हैं तो डी डायस्टोल आर से हो जाएगा आपका रिलैक्स। क्लियर है? तो अभी ये जॉइंट डायस्टोल के अंदर है, मतलब कंप्लीट हार्ट जो है वो रिलैक्स है। जब कंप्लीट हार्ट रिलैक्स होगा यानी डायस्टोल होगा उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो जो आपका ब्लड है वो आपका वेना कावा से भी एओर्टा में आएगा और इधर से भी एओर्टा में आएगा और साथ के साथ में आपका वेंट्रिकल में भी जाता रहेगा। उसके बाद में जो यहाँ पर हमारे पास जो ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ब्लू कलर में, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? एसए नोड होता है। अब ये एसए नोड क्या करेगा? एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। ये यहाँ पर जो है वो पास आउट होगा और जैसे ही पास आउट होगा दोनों के दोनों जो आपके एओर्टा है वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे तो जो ब्लड है वो कहाँ पे चला जाएगा? इनसाइड में चला जाएगा। क्लियर हो गया? किसके अंदर? वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा ब्लड। अब एनसीईआरटी लिखती है कि 30% मोर जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकुलर में चला जाता है इस टाइम पे, जब आपके क्या कर रहे हैं? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिस्टोल करेंगे। क्लियर है? ओके। अब यहां पर आपका उसके बाद में क्या होता है? जो वेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकुलर अब यहां पर क्या करने लगेगा? क्योंकि एसए नोड से जो एक्शन पोटेंशियल है वो बंडल ऑफ हीज और पुरकंजी फाइबर से होता हुआ क्या करेगा? यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। क्या करने लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा तो यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल तो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। और जो आपके सेमील्यूनर वॉल है वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। और जैसे ये सेमील्यूनर वॉल ओपन होंगे तो आपका जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड जाने लगेगा। क्लियर है? बस यही प्रोसेस यहाँ पे होता रहता है। उसके बाद में वो वापस रिलैक्स होने लगेंगे जब आपके वेंट्रिकुलर। तो सबसे पहले आपका क्या होगा? सबसे पहले जो आपके वेंट्रिकुलर थे उसमें जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल थे वो क्या करेंगे? आपके ओपन हो जाएंगे। देन आपका क्या होगा? जो आपके सेमील्यूनर वॉल है वो क्लोज हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, अब आपके सामने है, देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या किन किन चीज़ों के बारे में। तो देखिए, टू बिगिन विद ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स स्टेट, यानी सभी के सभी रिलैक्स स्टेट में। रिलैक्स का मतलब हो गया डायस्टोल, मैंने आपको बता दिया था डी से डायस्टोल, आर से रिलैक्स, आप याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल है वो भी पूरे ओपन है, मैंने बता दिया था। ब्लड जो होगा वो पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा से जो आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के अंदर रिस्पेक्टिवली आता रहेगा थ्रू द लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मैंने बताया था कि आपका एट्रिया से होता हुआ वेंट्रिकुलर में ब्लड जाता रहेगा कंटिन्यूसली। क्लियर है? उसके बाद में जो सेमील्यूनर वॉल्स होंगे वो क्या होंगे? इस साइड पे क्लोज होंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उस जो ब्लड आ रहा है उसको एओर्टा में और पल्मोनरी जो आपकी आर्टरी है वहां पर अभी नहीं भेजना है। उसके बाद में एसए नोड जो होगा वो क्या करेगा? एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, वो स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसको बोलते हैं एट्रिया सिस्टोल। उसको क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। क्लियर हो गया? ओके। इससे क्या होगा? देखो, दिस इंक्रीज द फ्लो ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका ब्लड है वो 30% ज्यादा चला जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। क्लियर है? अब यही जो एक्शन पोटेंशियल जो एसए नोड ने जनरेट किया है ये आगे कंडक्ट होता हुआ वेंट्रिकुलर साइड में चला जाएगा थ्रू द एवी नोड, और वहां से एवी बंडल से होता हुआ पुरकंजी फाइबर के थ्रू जो है वो कंप्लीट वेंट्रिकल के अंदर वो जो है वो आपका सिस्टम पहुंच जाएगा, जो एक्शन पोटेंशियल है वो पहुंच जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? वहां पे वेंट्रिकुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, और एट्रिया उस टाइम पे कहां चले जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे, डायस्टोल में चले जाएंगे। उसकी वजह से होगा क्या? देखिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर, जहां पे प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगेगा उसकी वजह से मैंने बताया था सबसे पहले आपका ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल जो है वो क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल ड्यू टू अटेम्प्ट बैक फ्लो इनटू द एट्रिया, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे? अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे बैक फ्लो में, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ये साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है, क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। जब ये क्लोज हो जाएंगे तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे आगे लिखा है एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर, और ज्यादा बढ़ेगा। तो जो सेमील्यूनर वॉल थे कौन कौन से? जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी में जो राइट साइड था और एओर्टा में लेफ्ट साइड था, वहां पे जो आपके सेमील्यूनर वॉल्स थे वो फोर्स्ड ओपन हो जाएंगे, और उसकी वजह से वेंट्रिकुलर का जो ब्लड है वो कहां पे चला जाएगा? आपका पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला जाएगा।
उसके बाद में वेंट्रिकुलर जो है वो रिलैक्स स्टेट में आने लगेंगे, उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। मैं आपको बता चुका हूँ फिर से, डायस्टोल यानी रिलैक्स में आने लगेंगे। क्लियर है। वहां पर क्या होगा देखिए, वेंट्रिकुलर प्रेशर वापस नीचे कम होने लगेगा। जैसे ही कम होने लगेगा तो पहले सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज होंगे। पहले क्या होंगे, सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज होंगे, ताकि वहां पे बैक फ्लो ना हो ब्लड का। और जैसे ये क्लियर हो जाएगा तो वहां पे फर्दर डिक्रीज होकर और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल भी ओपन हो जाएंगे और वापस से सेम प्रोसेस चलने लगेगा। यहाँ पर जो ब्लड है वो वापस वहाँ पे अब नहीं है और वापस ब्लड वापस अगेन जो है वो फ्रीली वेंट्रिकुलर के अंदर लेने लगेगा और वहाँ पे वेंट्रिकुलर एरिया जो वो अगेन एक रिलैक्स स्टेट में चले जाएंगे, यानी जॉइंट डायस्टोल जो स्टार्टिंग में कंडीशन थी वही कंडीशन वापस हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। ये जो प्रोसेस था यहाँ से आपका AIPMT 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके अब क्योंकि ये एक रिपीटेड जो प्रोसेस है और ये कंटिन्यूस चलता रहता है, सीक्वेंस वाइज चलता रहता है, ऐसे नोड वापस जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता रहता है, तो ये सीक्वेंस पूरा एक साइक्लिक रिपीटेड है। यहाँ पे लिखा है देखिए, विच इज ए साइक्लिक रिपीटेड, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल यानी रिलैक्स वहां पे होते रहते हैं एट्रिया और वेंट्रिकुलर के अंदर। अब हमने ये बात की थी कि एक मिनट में जो आपका एसए नोड होता है वो 72 टाइम्स पर मिनट जो होता है वो साइकिल चलाता है। ओके मतलब वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। इसका मतलब क्या होगा, कार्डियक साइकिल भी 1 मिनट में उतने ही टाइम होगी। दैट मेनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट, यानी उतनी ही कार्डियक साइकिल वहां पे परफॉर्म होगी। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिडक्टेड दैट द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक जो कार्डियक साइकिल होती है वो 1 सेकेंड से कम में भी कंप्लीट हो जाती है एक नॉर्मल कंडीशन में। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है और यहां से आपका नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना। ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल द ईच वेंट्रिकुलर, हर एक वेंट्रिकुलर, मान लीजिए ये हमारे पास जो है ये दोनों वेंट्रिकुलर है और यहाँ पे तो हमारे पास क्या था, ये दोनों एओर्टा थे। तो मान लीजिए वेंट्रिकुलर है, ओके, और ये कौन सा है, राइट साइड वाला और ये लेफ्ट साइड वाला। तो ये भी उस टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये भी एओर्टा में 70 मिलीलीटर को ब्लड को पंप करेगा और ये जो आपका पल्मोनरी आर्टरी में जाता ये भी कितना 70 मिलीलीटर, यानी ईच हर एक वेंट्रिकुलर ये भी 70 और ये भी 70 यहाँ पे पंप करेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिख रखा है ईच वेंट्रिकुलर पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीलीटर, और ये जो पंप कर रहा है वेंट्रिकुलर जो ब्लड को पंप आउट कर रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ये आपको याद रखना है, फिर बता रहा हूँ, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगर इस स्ट्रोक वॉल्यूम को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब जो ये वॉल्यूम है उसमें कार्डियक जो हमारी साइकिल हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, यानी एक मिनट में कितना जो ब्लड है वो पंप कर सकता है हार्ट, उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो ये लिखा देखिए, the stroke volume multiplied by the heart rate that is number of beat per minute gives the cardiac output, ये देता है। यहां से आपका क्वेश्चन आ चुका है, मल्टीप्लीकेशन करके उन्होंने पूछा था। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 70 × 72 तो आपका ये लगभग जो है वो 520 के आसपास आएगा। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा आएगा। क्लियर हो गया। तो यानी यहाँ पर आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है, यहाँ पे अगर ये चीज करती हो तो द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, यहाँ पर 7 यानी 5 लीटर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। तो यहाँ पर फिर से यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर आउट ऑफ ईच वेंट्रिकुलर, हर एक वेंट्रिकुलर जो है वो 5 मिलीलीटर यानी 5 लीटर जो ब्लड है उसको पंप कर देता है। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अलर्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी चेंज हो सकता है, तो कार्डियक हार्ट रेट जो वो भी इंक्रीज हो, कम या ज़्यादा हो सकता है, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट में उसमें आपका चेंज हो सकता है। जो एथलीट होते हैं वो ज़्यादातर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो उसका जो कार्डियक आउटपुट होता है वो हाइयर होता है देन द नॉर्मल पर्सन से। अब यहाँ पर जब ये पूरा साइकिल चल रहा होता है ना तो यहाँ पे 2 साउंड प्रोड्यूस होती है। जो आपका स्टेथोस्कोप जो आप यूज़ करना चाहते हो डॉक्टर बन के, तो वो स्टेथोस्कोप में जब हार्ट की साउंड सुनते हैं तो 2 साउंड आती है, एक फर्स्ट साउंड हर्ट साउंड जिसको लब बोलते हैं एंड सेकेंड साउंड जिसको डब बोलते हैं। अब खुद ही समझ लो, जो हमारा वेंट्रिकुलर था उसमें पहले क्या हो रहा था, क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड और ब्राइकस्पिड। जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड सबसे पहले वो क्लोज हो रहे थे, उसके बाद में सेमील्यूनर वॉल जो थे वो ओपन हो रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले क्लोजर ऑफ द डाइकस्पिड और आपका बाइकस्पिड वॉल जो होते हैं तब वो जो साउंड आती है वो होती है लब, और जब सेकंड साउंड आती है तो वो क्लोजर ऑफ द सेमील्यूनर वॉल, और वो जो सेमील्यूनर वॉल जब क्लोज होती है तब सेकंड साउंड आती है डब। यहाँ से आपका नीट 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम बात करते हैं ईसीजी के बारे में। यहाँ पे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये तो सब वो टेलीविजन में आपने ये बोला है कि आपने टेलीविजन वगैरह में देखा होगा, एक साउंड की मशीन वगैरह होती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेन चीज पे आते हैं, वो जो आप मशीन देखते हो जहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है तो वो पीपी लिखा था है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ मशीन, इस मशीन को तो बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इस मशीन को बोला जाता है, और इससे ऑब्टेन्ड होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम,
जिसको बोलते हैं ईसीजी, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को क्या बोलते हैं, ईसीजी। अब ये ईसीजी क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो भी एक्टिविटी होती है हार्ट की ड्यूरिंग द एक कार्डियक साइकिल। अब वहां पे होता क्या है, एयोर्टा का कॉन्ट्रैक्शन होना, क्लियर है, वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होना और फिर आपका जो है वो दोनों का रिलैक्स होना, ये चीजें होती है, तो यही यहाँ पर होगा। अब अगर एक ऑप्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी अगर वहां पर लगानी है तो ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर नॉर्मल लगाना है तो एक पेशेंट को कनेक्ट किया जाता है मशीन के द्वारा और वहां पे 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लगा दी जाती है, 1 टू ईच रिस्ट, दोनों रिस्ट पे एक एक लगा दी जाती है और एक लेफ्ट एंकल पे लगा दी जाती है, तो तीनों की तीनों ऐसे अटैच की जाती है और फिर कंटिन्यूसली हार्ट एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में इवोल्यूशन करना है हार्ट फंक्शन का तो वहां पे मल्टीपल लीड्स लगाई जाती है चेस्ट रीजन के अंदर। आप देखते हो जो मूवीज वगैरह वहां पे 5-6 ऐसे चेस्ट रीजन पे लगा देते हैं, तो वो डिटेल में अगर देखना हो तब। अब ये डायग्राम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये AIPMT में आ चुका है, आपको फिर बता दूं। और यहां पर ये किस चीज को दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे एक P वेव है, ये एक आपका क्या हुआ है कॉम्प्लेक्स है और एक ये T वेव है। तो यहाँ पे ये गया विद द लेटर फ्रॉम P टू T कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ये बताता है, क्लियर है। ओके अब क्या बताता है, सबसे पहले ये जो P वेव है ये क्या बताती है, देखिए द P वेव। अब ये जो P वेव क्या हुए, RST वेव वगैरह बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि AIPMT 2009 में, 2011 में, नीट 2013 में, नीट 2019 में और 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। ये जो यहाँ पर P वेव दिखा रही है, P वेव क्या बता रही है, ये आपका एक्साइटेशन दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया बता रही है। डीपोलराइजेशन का मतलब होगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। जब दोनों आपके एट्रिया स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब ऐसे नोड अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही करता है, तो यहाँ पर ये स्मॉल हमें P वेव दिखने को मिलती है। फिर क्या हुआ, RS कॉम्प्लेक्स क्या है जो ये पूरा ऐसे करके आता है, क्या हुआ RS कॉम्प्लेक्स, ये आपका डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर को बताता है, यानी जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ये आता है आपका क्या हुआ RS कॉम्प्लेक्स। ये स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। ये जैसे यहाँ पे क्या हुआ तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद में सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, तो ये पूरा डीप में जाती है लाइन, क्लियर है। उसके बाद T वेव क्या करता है, रिटर्न टू द वेंट्रिकुलर फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल, यानी जब वेंट्रिकुलर वापस अपने रिलैक्स स्टेट में आते हैं, तो इसको याद रख सकते हो RR, रीपोलराइजेशन रिलैक्स स्टेट में जब आते हैं तो यहां पर एंड ऑफ द T यानी एंड ऑफ द सिस्टोल यहां पर हो चुका है, क्लियर है। ओके अब यहां पर ये जो क्या हुआ RS कॉम्प्लेक्स है ये क्या बताते हैं, देखिए अगर आप क्या हुआ RS कॉम्प्लेक्स है अकर इन द गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट बाय एन इंडिविजुअल। तो अगर आप ये क्या हुआ RS कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लेते हो कि टोटल क्या हुआ RS कॉम्प्लेक्स कितने आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें कितने हार्ट बीट आ रही है, इससे आप ये पता लगा सकते हो, क्लियर है। अब लिखा है ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट यूजुअल है रफली द सेम शेप फॉर ए गिवन लाइफ कॉन्फिगरेशन। ज्यादातर अलग अलग से निकालोगे तो कुछ इसी टाइप की शेप आएगी। डेविएशन फ्रॉम दिस शेप, यहाँ पे एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है, अगर ये शेप ऐसी नहीं आ रही है तो वहाँ पे कोई डिजीज वगैरह हो सकती है जिसको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन से पहले हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, जहाँ पे आर्टरीज एंड वेन्स होती है। तो आपको पता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो स्ट्रिक्टली एक फिक्स्ड रूट में होता है, किसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू। अब यहाँ पर कौन कौन सी होती है ब्लड वेसल्स, एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स। अब आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है, आर्टरीज वो होती है जो हमेशा ब्लड को टेक अवे मतलब हार्ट से अवे लेकर जाएगी, और वेन्स क्या होगी, हमेशा ब्लड को हार्ट के पास में लेकर आएगी, क्लियर है। अब ये जो आपकी आर्टरीज और वेन्स होती है ये 3 लेयर से बनती है, कौन कौन सी, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। काफी इंपॉर्टेंट है, AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि कौन सी लेयर किससे बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनर लाइनिंग की बात करते हैं, यानी ट्यूनिका इंटीमा यानी जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एंडोथीलियम, ये जो बनती है वो स्क्वेमस एंडोथीलियम की लेयर होती है, और जो मिडल में होती है वो बनती है स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर से, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। और जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो बनती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से और कोलेजन फाइबर से, और उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब जो ये ट्यूनिका मीडिया होती है ना, ये कंपैरेटिवली थिन होती है वेन्स के अंदर। इसका मतलब जो ल्यूमन होता है ना वेन्स का, वो आपका ज्यादा वाइडर होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज, और ये अभी आपको डायग्राम के अंदर भी दिख जाएगा, यहां पर ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहां पर ये आर्टरीज दी हुई है और यहां पर ये वेन्स दी हुई है। यहां पर देखिए ये ल्यूमन ज्यादा आपको वाइड दिखेगा एज कंपेयर टू आर्टरी के अंदर जो ये ल्यूमन दिया हुआ है, ये बाहर को स्मूथ मसल्स दी हुई है, क्लियर हो गया। और ये यहां पर कैपिलरीज दी हुई है,
ओके अब हम बात करते हैं आगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है। यहाँ पे दो सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी मैंने बताया था वर्ड आ जाए वो लंग्स से रिलेटेड, मतलब वहां पर जो आ जाएगा वो लंग्स के पास में जाएगा, क्लियर है। और सेकंड जो आपका होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकुलर एंटर द पल्मोनरी आर्टरी, पहले वो पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है यानी राइट वाला बता रहे हैं, वो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो होता है वो एओर्टा में जाता है। अब यहाँ पे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पंप किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में और पास हो जाता है लंग्स में, वहां पे ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये जो पाथवे चलता है जो लंग्स के पास में ब्लड को लेके जा रहा है और फिर वहां से ऑक्सीनेटेड के ला रहा है, जो लंग्स वाला जो सर्कुलेशन कर रहा है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब सेकेंड क्या है, यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एओर्टा के अंदर जाता है और फिर उसके बाद में आर्टरीज, आर्ट्रियोल और कैपिलरीज के होते हुए थ्रू टिश्यू में जाता है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और वहां से सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स के अंदर, फिर वेन्स के अंदर और फिर वेना कावा के अंदर लेके आता है और फिर उसको राइट एट्रियम के अंदर एम्प्टी करता है। ये क्या हो गया हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे समझ में आ गया जो लंग्स के पास जा रहा है वो क्या जा रहा है पल्मोनरी, और यहाँ पे जा रहा है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन जा रहा है, क्लियर हो गया। ओके अब ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंस को टिश्यू के पास में, और वहां से जो भी CO2 या हार्मफुल सब्सटेंस है उसको अवे लेकर आता है, एलिमिनेट करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, लास्ट जो अगली लाइन दी हुई है, नेक्स्ट लाइन दी हुई है, यहाँ से नीट 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। बहुत से स्टूडेंट इसको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सर्च करते रहते हैं। आपको बता दूंगा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर के बीच में एक वेस्कुलर कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं उसको, हिपेटिक पोर्टल वेन। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और ये लीवर हो गया, वहां पे बना होता है। अब ये हिपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है, कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर, यानी जो इंटेस्टाइन होती है उससे लीवर तक जो है वो ब्लड को लेके जाती है एंड इज डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और फिर उसके बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर उस चीज को पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो स्पेशल कोरोनरी सिस्टम होता है ब्लड वेसल्स का, ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्लूसिव फॉर द ब्लड टू फ्रॉम एंड कार्डियक मस्कुलर में होता है, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर एक कोरोनरी सिस्टम होता है। कोरोनरी सिस्टम क्या होता है, जो हमारा हार्ट है उसको भी तो आपके अलग अलग चीज़ें चाहिए, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए और उसको भी क्या चाहिए, आपका फूड वगैरह चाहिए। तो वहां पर जो भी पास आउट करा है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन आ गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन आ गया और कोरोनरी सिस्टम आ गया। अब यहाँ पे आपको दिखाई भी दे जाएगा, ये देखिए हमारा हार्ट है, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स और पल्मोनरी वेन, ये एक सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर यहाँ पे ये एओर्टा है, एओर्टा में डोर्सल एओर्टा, फिर यहाँ पे आपके बॉडी पार्ट्स आ गए, फिर ये वेना कावा के थ्रू ब्लड वापस आ गया, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्लियर हो गया। ओके अब यहाँ पे रेगुलेशन कैसे होता है, वैसे तो हमने बात की थी यहाँ पे एसए नोड जो होता है, यहाँ पर जो हमारा हार्ट होता है वो ऑटो रेगुलेटेड होता है। यहाँ पे स्पेशल मसल्स होते हैं जिसको नोडल टिश्यू बोला था, जैसे हमने एसए नोड, एवी नोड, और इसीलिए हमारे हार्ट को बोला जाता है मायोजेनिक हार्ट। क्या बोला जाता है, मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है। बट इसके अलावा भी जहाँ पर उसको रेगुलेट करना, उसको फास्ट करना, उसको स्लो करना, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें रोल प्ले होते हैं। तो एक स्पेशल न्यूरल सेंटर जो मेडुला ऑब्लोगांटा, जो कि आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है, वो भी मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS, जो हम 21 चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से पहले वाले में, न्यूरल वाले के अंदर। तो वहां पर हम देखेंगे, वहां पर जो हमारा न्यूरल सिस्टम वाला है, वहां पर न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो वहां पे जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक CNS में और एक होता है हमारा PNS में। अब ये जो CNS होता है इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कोड दो पार्ट होते हैं, और PNS जो होता है वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक जो फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक में और यहाँ पर आपका पैरासिम्पैथेटिक में। तो यहाँ पर ये ऑटोनोमिक सर्विस सिस्टम की बात करेगा, उसमें एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहा है, क्लियर है। यहाँ पर जो मेडुला ऑब्लोगांटा होता है वो कार्डियक फंक्शन को थ्रू द ANS, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जो PNS के अंदर आता है, उसके थ्रू उसको रेगुलेट कैसे करता है, कैसे, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस, जो कि आपका पार्ट है किसका, ANS का। जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, वो इस हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, और जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी इंक्रीज करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसलिए कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने का काम करता है। वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मैं आपको बता चुका हूं, ये भी ANS का ही पार्ट होता है। ये ऑपोजिट करता है, ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, और इसकी वजह से यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वो भी यहाँ पे कार्डियक आउटपुट जो होता है वो भी कम हो जाता है।
क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है। इसके अलावा एड्रेनल मेडुलरी में भी कुछ हार्मोन होते हैं, वो भी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर ये भी इंक्रीज कर रहा है, आपका सिंपैथेटिक भी इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज केवल एक पैरासिम्पैथेटिक कर रहा है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। क्लियर है। और यहाँ से आपका जो पैरासिम्पैथेटिक वाला था, यहाँ से आपका 2014 और 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसऑर्डर के बारे में। यहाँ से आपका AIPMT 2011 में आया सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज हाइपरटेंशन। अब एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक अपॉन में डायास्टोलिक। अब आपको ही पता है जब सिस्टोल होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक रिलैक्स होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो 120 mm/Hg, और ये जो आता है रिलैक्स में उस टाइम 80 f/Hg। ये एक नॉर्मल कंडीशन में होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए, क्लियर है, तो वो क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। और अगर इससे बहुत कम हो जाए तो वो क्या हो जाता है? आपका हाइपोटेंशन, यानी वहाँ पे BP कम हो जाता है। क्लियर है। दैट इज हायर देन द नॉर्मल, दैट इज 120/80, 120 नॉर्मल है। देखिए इन दिस मेजरमेंट जो 120 इन mmHg है वो मर्करी मेजर में इस सिस्टोलिक है, यानी पंपिंग है, यानी कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है, प्रेशर है। जो 80 mmHg है वो डायस्टोलिक है, यानी रेस्टिंग प्रेशर है। इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल इज 140/90, यहां पर बोला गया है कि 140/90 अगर हो जाए तो वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या हो सकता है? इट शोज हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन यानी हायर ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से क्या हो सकता है? हार्ट डिजीज हो सकती है। इसके अलावा वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन और किडनी भी जो है वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब देखिए कोरोनरी सिस्टम हमने पढ़ के आए थे। कोरोनरी सिस्टम क्या होता है? जो हार्ट होता है उसी को जो ब्लड को सप्लाई करते हैं वो। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होगा? इसको हम ज्यादातर बोलते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस। इस डिजीज को क्या बोला जाता है? एथेरियोस्क्लेरोसिस। और यहाँ पर वो वेसल्स जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं किसको? हार्ट को, और वहां पर वो क्या हो सकती है? अगर उनमें कोई अफेक्ट आ जाए, किसकी वजह से? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरोवर। अगर वहाँ पे कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाए और आर्टरीज का ल्यूमन जो है वो और ज़्यादा नैरो हो जाए तो ऐसा अफेक्ट आ सकता है। इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजीना। एंजीना को क्या बोलते हैं? एंजीना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजीना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम है कि अगर एक्यूट चेस्ट पेन यानी बहुत हाई चेस्ट पेन अगर हो रहा है, अपीयर हो रहा है, क्यों होता है ये? व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हार्ट मसल्स को नहीं पहुंच पा रही है, तो उस वजह से यहाँ पे हो सकता है। ये ज्यादातर किस में होता है? कैन अकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है, बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली। जो मिडिल एज और एल्डर होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, और ये ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट आता है हार्ट फेलियर। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म आती है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। एक होता है हार्ट फेलियर, एक होता है कार्डियक अरेस्ट, और एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर अलग है, हार्ट अटैक अलग है, और कार्डियक अरेस्ट अलग है। सबसे पहले हार्ट फेलियर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? यहाँ पर जो हार्ट है वो पंप, जो ब्लड है उसको इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से जो नीड है बॉडी की वो इनफ कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो उस टाइम पे उस चीज को क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर बोलते हैं। इट इज समटाइम कॉल्ड द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोल सकते हैं। क्यों? कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ डिजीज, यानी जो लंग्स है उसमें कंजेशन वगैरह की वजह से यहाँ पे ऐसा हो सकता है। क्लियर है। जब हार्ट कंप्लीटली पंप ना कर पाए तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो फिर यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट किसको बोलेंगे? देखिए हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, किसी की डेथ होती है ना वो कार्डियक अरेस्ट से होती है, उसमें बोल सकते हैं हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, वो नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट इसका मतलब हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया। तो हार्ट अटैक क्या होता है? व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, अगर हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो जाए, कंप्लीटली नहीं, सडनली डैमेज हो जाए कुछ एक पार्ट, और वहां पे इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई यानी कंप्लीट ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं। क्लियर है। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।